को अपने नाभि पे लगाएं। चेस्ट के पास लाकर प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को रखें। अपने आंखों को धीरे से बंद करें। अपने ध्यान को आगे चक्र पे लाएं। 3 टाइम्स टेक डीप ब्रेथ। 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। 3 टाइम्स ओम। डीप इनहेल। अभी हम गुरु की प्रार्थना करेंगे। डीप इनहेल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूलं दर्पणं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं श्री गुरुकृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। उसमें आ जाए, अपने आंखों पे लगाएंगे। महसूस करेंगे हमारे हथेलियों से प्राण शक्ति आंखों में जा रही है। पूरे फेस का मसाज करेंगे। फिर से दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और अपने आप को इस क्लास के लिए एकाग्र करेंगे। मन एकाग्र हो, ये भाव के साथ धीरे से अपने आंखों को खोलेंगे। हरिओम तत्सत। आप सभी थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी आपको सौरभ जी? मैम। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी मैम। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन आंसर सेशन था, 1 मिनट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कभी था। हाँ बताइए बताइए, क्या क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ मैम, बस 1 मिनट में बता रहा हूँ। मैम क्वेश्चन ये है मैम, इसमें लिख इन विच प्रोसेस ऑफ रिसर्च द फॉलोइंग लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट हैज बीन डन। ये मैम बेसिक रिसर्च में आएगा ना? व्हाट नीड टू बी डन और एंड व्हाट हैज बीन डन। तो ये क्या टॉप टाइटल तो नहीं है ये? मैम ये इसमें क्वेश्चन है इन हाँ विच प्रोसेस ऑफ रिसर्च द हाँ। फॉलोइंग लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा, ये रिसर्च प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं आपसे? जी मैम, तो ये हाँ बेसिक हाँ, रिसर्च होगा ना? ये बेसिक रिसर्च नहीं, मतलब आपको ना ये पूछ रहे हैं कि ये प्रोसेस ऑफ रिसर्च पूछ रहे हैं। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इस पे डायरेक्ट आपको लिखना है। हाँ अच्छा, व्हाट टू बी डन और व्हाट नीड टू बी डन। ये नहीं सर, यस मैम, व्हाट नीड टू बी डन एंड हाँ व्हाट हैज बीन डन। क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा चुका है। ये क्वेश्चन मुझे एक बार भेजिएगा, मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है ये क्वेश्चन आपका। ये नेट नेट का क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम, ये मतलब ये एक बुक का है। मैं अभी आपको क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए आज मैं अभी क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ आपको। यूजीसी नेट का जो पीआई क्यूज है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जी जो मैम। मैं आपको पढ़ ठीक है ना? तो जैसे कि आपका ये देखिए, ये है पहला आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही मीन्स बहुत कंफ्यूजिंग रहता है जो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, या कि किसी भी टॉपिक का हो, ठीक है।
तो आपका जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि रिलायबिलिटी इज ए नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है? रिलायबिलिटी इज ए नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल। ठीक है, वैलिडिटी इज थ्रेटेन्ड when a test measures only the construct it is designed to measure in a research। तो ये क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है? मैम पहला स्टेटमेंट क्या सही से है? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है मैम। ये दिखाई नहीं दे रहा है? चलो कि मैं इसको बढ़ा देती हूँ। अब दिख रहा है? जी मैम। अब सही है? जी मैम। जी मैम। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे बताइए कि स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है, ये इसको पढ़ के क्या समझ में आया आपको, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी आपको। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है रिलायबिलिटी, हमने पढ़ा है ना? जी मैम। तो रिलायबिलिटी में जो है क्या क्या पढ़ा है हमने, क्या है ये? क्या रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक ही चीज है? भूल गए आप लोग, पढ़ के नहीं आए, मुझे लग रहा है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है? मैं पढ़ाई हूँ ना, पूरा एक क्लास ली हूँ, एक क्लास में रिलायबिलिटी का ली हूँ, एक क्लास में वैलिडिटी का ली हूँ। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स बताई थी कि दोनों अलग अलग चीज है। मैम ये दोनों इसमें कैसे? हाँ हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में? क्या रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक ही चीज है? मैम ये कि आपने वैलिडिटी को बताया था कि ये जो ऑथेंटिक होता है मेजर के हाँ, नजरिए से, और ये मैम चार टाइप का होता है: इंटरनल, एक्सटर्नल, कंस्ट्रक्ट और अभी सिर्फ मुझे स्ट्रक्चरल। वैलिडिटी ही बताइए कि वैलिडिटी होता क्या है। अभी मुझे टाइप्स नहीं पूछना है, क्वेश्चन में टाइप से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक ही चीज है? इसमें तो मैम ऑथेंटिक होता है वैलिडिटी में, और इसमें हम्म, मैडम रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी होता है ठीक है, वेरी वेरी गुड। रिलायबिलिटी का और मतलब वैलिडिटी का मतलब ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक। उसको जो है किस किस टर्म में, ऑथेंटिक किस टर्म में होता है? जिस चीज को भी हम नापते हैं उस टर्म में होता है ना? मतलब ठीक है, किस चीज को हाँ, हमको यस नापना यस, है? मतलब जैसे मैं आपको बताई थी कि नेट का एग्जाम दे रहे हैं और आपने एमए किया हुआ है, तो दोनों में फर्क है ना। आपको एक में मास्टर डिग्री मिल रही है, लेकिन अगर आप खुद अब टीचर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो दोनों एग्जाम ही है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। एक में आपका मास्टर डिग्री होते हैं तो आप नेट देते हैं, और जैसे कि मास्टर डिग्री के बाद बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है, तो जिसको जो करना होता है, जिस लाइन में जाना है होता है, उस लाइन में जाते हैं। तो आपको जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपने नेट का एग्जाम दिया, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब होता है जो आप नापने का जो तरीका होता है आपको, जैसे आप डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह में क्या नाप रहे हैं, तो ये हमेशा आपके जो है असेसमेंट टूल के रिगार्डिंग होता है। रिलायबिलिटी हो गया कंसिस्टेंसी की, कितना बार भी हम अपने रिसर्च को कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट जो है सेम सेम आ रहा है। याद रखिए, नहीं रखिएगा तो फिर क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन कभी भी यूजीसी नेट में डायरेक्ट नहीं आता है, हमेशा ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही देते हैं। मेजरमेंट में मींस मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कह रही है। नहीं नहीं नहीं, मेजरमेंट पे कंसिस्टेंसी, मेजरमेंट कहने का मतलब है कि मैं आपको बताई थी ना, रिलायबिलिटी वाले पार्ट में कह रहा हूँ मैं। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी पार्ट का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि हम कितनी बार भी, जैसे आप अपना नेट का एग्जाम, जो भी प्रिपरेशन में जिसकी कंसिस्टेंसी है वही नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने 1 घंटा पढ़ लिया, फिर दूसरे दूसरे दिन आपने पढ़ाई नहीं की, फिर 3 दिन आपने रिसर्च का क्लास किया, फिर 4 दिन आपने पढ़ाई की, मतलब आपके पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर 3 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। माइक ऑफ कीजिए, किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। नहीं, मेरा मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं कह रही हूँ डिस्टरबेंस होता है मुझे पढ़ाने में। माइक जब आपको बोलना हो तो ऑन कीजिए, अभी ऑफ करके रखिए माइक अपना।
ठीक है, और जब मैं पूछूं उस समय ही बोलिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपका कंसिस्टेंसी, मतलब किसी चीज का बार बार नाप रहे हैं तो वो बिल्कुल सेम रिजल्ट कर दे रहा है आपको। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इज ए नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? रिलायबिलिटी जो है नेसेसरी है बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एक तो है नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो ये रिलायबिलिटी है वो नेसेसरी तो है लेकिन वैलिडिटी के कंडीशन को पूरा नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मैम ये गलत होगा, क्योंकि दोनों एबिलिटी और वैलिडिटी दोनों अलग अलग हैं। हाँ हाँ, तो यही लिखा है ना यहाँ पे कि रिलायबिलिटी एक रिसर्च के लिए नेसेसरी है, ठीक है, लेकिन इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। दोनों एक नहीं है ना। अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि आपका रिसर्च रिलायबल है, तो क्या मतलब इसका इसका क्या मतलब है कि वैलिड भी है? नहीं मैम। नहीं ना। तो ये वैलिडिटी के लिए इनसफिशिएंट कंडीशन ठीक ठीक लिखा है यहाँ पे कि रिलायबिलिटी इज नेसेसरी, किसी भी रिसर्च के लिए रिलायबिलिटी नेसेसरी है बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन है। हाँ, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट वन सही है, रिलायबिलिटी जरूरी है, ठीक है, लेकिन इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी एक नहीं है, रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी से आएगा, वैलिडिटी रिसर्च वैलिडिटी से आएगी। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट कंडीशन भी वन सफिशिएंट होनी चाहिए वैलिडिटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप अगर ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही स्टेटमेंट है। अब मुझे खुद से बताइए, मैं दूसरा स्टेटमेंट का आंसर आप लोग खुद दीजिए कि ये गलत है या सही है। वैलिडिटी इज थ्रेटेन्ड व्हेन अ टेस्ट मेजर्स ओनली द कंस्ट्रक्ट इट इज डिजाइन टू मेजर इन अ रिसर्च। यहाँ तक ही पढ़िए, ठीक है, कंस्ट्रक्ट तक ही पढ़िए, उसके बाद मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। वैलिडिटी इज थ्रेटेन्ड व्हेन अ टेस्ट मेजर ओनली द कंस्ट्रक्ट। वैलिडिटी क्या मेजर करता है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है? देखिए आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, नहीं कीजिएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाती हूँ, बुकिश लैंग्वेज भी नहीं यूज करती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ, खुद मेहनत करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और आप पढ़ के नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन आंसर कराने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आए हैं। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, पढ़ाया गया है ना क्लास में। मैम ये कंस्ट्रक्ट अनसिन क्या होता वेरिएबल होता है, और है? हाँ और इसे ये डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, उसको कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी गुड। जिसमें जितना भी एंजाइटी, जैसे कि डिप्रेशन, आपका, हैप्पीनेस। हाँ, जितना भी आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि वैलिडिटी इज थ्रेटेन्ड व्हेन अ टेस्ट मेजर्स ओनली द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है क्या? मैं इसको आपको हिंदी में भी दिखा दिखा देती हूँ। शोध में जब कोई परीक्षण केवल उन्हीं विशिष्ट संप्रयोग के मापन करता है जिनका मापनार्थ अभी कल्पित होता है, उस तो परीक्षण की वैधता को खतरा होता है। ठीक है, तो अब ये बताइए मुझे कि क्या ऐसा है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट टू जो है गलत है। गलत है मैम। वैलिडिटी कभी भी थ्रेटेंड नहीं होता है जब भी हम कोई कंस्ट्रक्ट को नापते हैं। कंस्ट्रक्ट नापने के लिए ही तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपका जो है असेसमेंट टूल के बारे में आएगा वो वैलिडिटी ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू गलत है, वैलिडिटी इज नॉट थ्रेटेन्ड। ये होना चाहिए कि वैलिडिटी थ्रेटेन्ड नहीं होता है, वैलिडिटी बढ़ जाता है जब भी हम कोई टेस्ट को मेजर करते हैं उसके उसके कंस्ट्रक्ट को। कंस्ट्रक्ट जो असेसमेंट टूल है आपकी, जो आप जिस चीज को नाप रहे हैं, जैसे एंजाइटी नाप रहे हैं, डिप्रेशन नाप रहे हैं, जो भी आपका जो है कंस्ट्रक्ट है, उसी से उसी चीज को तो वैलिड वैलिड करना होता है ना, उसी टेस्ट को तो वैलिड करना होता है। तो वैलिडिटी थ्रेटेंड क्यों होगा यहाँ पे? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट टू गलत है, वैलिडिटी इज थ्रेटेंड व्हेन अ टेस्ट मेजर ओनली द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसमें इसका आंसर क्या क्या होना चाहिए? बी नंबर में। मैम इसमें जो है थर्ड होगा,
स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। वेरी गुड, इसमें स्टेटमेंट थर्ड होगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो इसको जो है आप ये सारा रिसर्च का वर्ड नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे फिर वहां पे। ठीक है, वैलिडिटी हमेशा आपका जो है मेजरमेंट से होता है, ध्यान रखिएगा। और रिलायबिलिटी हमेशा कंसिस्टेंसी से होता है, रिसर्च के रिजल्ट के कंसिस्टेंसी से। ठीक है मैम मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में यदि सफिशिएंट लिखा होता तो हाँ यहाँ पे फॉल्स हो जाता है ना फर्स्ट स्टेटमेंट। हाँ, अगर ये लिखा होता तो ये फॉल्स हो जाता फिर। ठीक है। ठीक है, अब इसमें है, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पता है कि जिसमें ये मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, काउज एंड इफेक्ट होता है। हिस्टोरिकल पता है आपको कि जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं हम, जो पास्ट में हो चुका है उन घटनाओं को जो हम करते हैं, तो वो जो है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपका सर्वे वगैरह आता है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में नहीं बताई हूँ आपको, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, एक्स का क्या मतलब होता है, किसी को पता है पहले एक्स? हाँ, मैम एक्स मतलब पहले। वेरी गुड। जैसे कि मैं बोलूंगी कि आई एम द एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ सीसीडी स्कूल, मतलब जो पहले की स्टूडेंट, मैं वहां पे पढ़ती थी पहले स्कूल में, तो मैं वहां की एक्स स्टूडेंट हो गई। ठीक है, पोस्ट मतलब जो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए जैसे कि इजराइल का वार चल रहा है ना, ठीक है, तो जो वहां पे वार चल रहा था पहले, ठीक है, और तो वार क्या हुआ, हो चुका है। अब मुझे एज ए रिसर्चर मुझे लगता है कि वहां के वार के बाद वहां के मतलब वहां के जो पब्लिक है उनका एंजाइटी डिप्रेशन का लेवल क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में मैं फिर से तो वार नहीं कराऊंगी, है ना, फिर से तो वार नहीं कराऊंगी और फिर से तो उनका जो है एंजाइटी डिप्रेशन नहीं करूंगी। तो जो इवेंट सॉरी, जो इवेंट हो चुका है, जो पहले हुआ जो है इवेंट है, और उसके बाद हम उसको करते हैं, तो इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको वार का बताई, तो वार में क्या है, वार हमारा कौन सा वेरिएबल हुआ, डिप्रेशन एंजाइटी कौन सा वेरिएबल हुआ। मैम वार तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है इंडिपेंडेंट हो मैडम उसका जाएगा। आंसर। और मैं आपने यही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पूछा है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे आंसर फर्स्ट। डिप्रेशन एक आदमी बोलिए, सौरभ जी आप बोलिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। और मैम जो डिप्रेशन है ये मैम डिपेंडेंट हो जाएगा वार पे, और वार जो है डिपेंडेंट होगा। यदि वार बढ़ेगा तो हमारा डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह बढ़ेगा। ठीक है, ये एक हमारा हाइपोथेसिस हो गया कि वार बढ़ेगा फिर। तो मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि जहां एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कभी भी देखिएगा, तो जो इवेंट हो चुका है, तो इसमें क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या वार को हम अपने हिसाब से, जैसे कि योगा को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं कि हफ्ते में 3 दिन देंगे, 45 मिनट का देंगे, 1 घंटे का देंगे। ठीक है, वार के केस में क्या ऐसा होगा? तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में है तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि वार को हम 3 दिन कराएंगे तो एंजाइटी डिप्रेशन क्या होगा, वार को अगर हम हफ्ते में 1 दिन कराएंगे तो ये एंजाइटी डिप्रेशन, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन जो होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए इसको एक्स पोस्ट, जो भी इवेंट ऑलरेडी हुआ है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा जैसा है, हमको वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसमें मैनिपुलेशन की कहानी नहीं चलेगी। तो ऐसे जब हम रिसर्च करते हैं, तो ऐसे रिसर्च को हम लोग एज पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, यही है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन, जिसमें ऑलरेडी इवेंट हो चुका है। बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि इसका कीवर्ड ये है कि हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी 3 रिसर्च आपको पता है क्या क्या है, बस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आपको नहीं पता था। बाकी मैं अगर बिल्कुल डिटेल में इसको जानना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर बिल्कुल डिटेल में जानना है तो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी, एक बार आप उसको
पढ़ के आइएगा क्लास में, क्योंकि ये एक्स पोस्ट फैक्टो बहुत आता है आपका ये नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो समझ में आया? जी मैम। जी मैम। जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या इसमें रैंडमाइजेशन होगा? मैम इसमें मैम रैंडमाइजेशन हो सकता है, यदि ज्यादा लोग रहे तो उसमें कर सकते हैं रैंडमाइजेशन, क्योंकि आपने इसराइल के कैसे कर एग्जांपल के थे, वहां पे नहीं कर लोग तो सकते, नहीं काफी कर हैं। सकते, नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें मैनिपुलेटेड ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, वार ऑलरेडी हो चुका है, हम उसको कर वो उस पे हमारा कोई कमांड नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पास्ट में है, वो एक्स है ना, वो पास्ट है, वो एक्स है। तो हम रेंडमाइजेशन कैसे करेंगे? हम तो मैम रेंडमाइजेशन तो तभी कर सकते हैं ना कि जब हम प्रेजेंट में रिसर्च कर रहे हो, जब हमारे पास प्रेजेंट में वेरिएबल हो। समझ रहे हैं? जैसे मैम हम तो ये योगा मैं ग्रुप आगे समझ में, मैम मैं जैसे ये हम पूछ योगा रहा में, कि हाँ बताइए। आप बोल रही हैं कि जैसे हमको वहां के लोगों पे देखना है कि जो है डिप्रेशन बढ़ा या घटा हम्म आफ्टर वार, तो मैम तो हम्म वहां पे तो मतलब लोग तो रहेंगे, वार तो खत्म हो गया, तो रिसर्च तो हम्म हम उसके बाद ना करें कि वार हो गया है, हम जाके रिसर्च हम्म, करते हैं, तो उसमें तो हाँ, यदि ज्यादा लोग हैं तो रेंडमाइजेशन तो हो सकता है ना। नहीं रेंडमाइजेशन कैसे कीजिएगा? आपका दो ग्रुप बनता है ना, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनता है, एक कंट्रोल ग्रुप बनता है, यही होता जी है ना। मैम। तो एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या है कि आपका जो इंडिविजुअल, जैसे कि मान लीजिए आपको योगा ग्रुप बनाते हैं, मैं एक योगा से ही आपको समझाती हूँ। तो योगा में क्या होता है, योगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो मैनिपुलेशन का मतलब यही 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 होता है ना कि उसको हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। उसको वीकली देना है, वीक में 3 दिन देना है, दो दिन देना है, 45 मिनट का देना है, 40 मिनट का देना है, 1 घंटे का देना है। मैनिपुलेशन इसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल क्या है? वार वार। है ना। जी तो मैम। वार तो ऑलरेडी हो चुका है ना आपका। अगर आप जी ग्रुप मैम। भी बनाते हैं तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ आप योगा देंगे, प्रेजेंट की बात चल रही है, ये पास्ट है, ये हो चुका है। ठीक है मैम। आया समझ में? ये हो, जी इसीलिए इसको एक्ट भी बोला गया, पोस्ट भी बोला गया है। ये ऑलरेडी हो चुका है, इस पे हमारा कोई, जैसे वार को हम मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, तो हम ग्रुप कैसे बनाएंगे? हम जब ग्रुप बनाते हैं या ये रैंडमाइजेशन करते हैं तो वो प्रेजेंट में होता है ना। प्रेजेंट में हम एक ग्रुप को और दो ग्रुप को, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं हो आपका। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एक्सपोस्ट है, ये हो चुका है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हम रिसर्च करते हैं तब उसको जो है हम एक्सपोज वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें कुछ बहुत डिटेल में नहीं आता है, बाकी इसका 1-2 पेज का पीडीएफ है, अगर आप मतलब मैं ग्रुप में डाल डाल दूंगी, उसको पढ़िएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया दिया हुआ है वो। ठीक है, तो उससे और भी ज्यादा आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है, ये आपका 2020 में ही आया था शिफ्ट 2 में, कि इन विच रिसर्च डिजाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड। देखिए ये है ना कि हम उसको सेलेक्ट करते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन का मतलब समझ में आया ना क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब समझ में आया क्या होता है? मैनिपुलेशन चेंज करना, समझ लीजिए। मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना। चेंज करना किस चीज का चेंज करना? अगर हमें योगा को, अगर मेरा योगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो योगा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं? जैसे हम योगा टाइमिंग का में चेंज आप कर सकते हैं, टाइमिंग में चेंज कर सकते हैं। जैसे ठीक है, मेडिटेशन तो योगा को हम अपने, मेडिटेशन की जगह हम कोई दूसरी, मैं बोल लूं मैडम, ये बंद कर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैं आपकी कह रहा हूँ आवाज आ जैसे रही है। अगर आप सपोज करो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने मेडिटेशन लिया है, तो हम चेंज कर दें मेडिटेशन की जगह, हम बोले फिर कि नहीं अब हम सट कर्म करेंगे या हम कुछ और करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर तो ये सकते सब हम, प्रॉब्लम है। नहीं ऐसा नहीं हाँ कर नहीं सकते कर हम। सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कि आप अगर योगा या इंटर पार्टिसिपेट, टाइमिंग में या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को चेंज करना आप या कंफ्यूज हो रहे कंट्रोल हैं, ग्रुप को चेंज करना। आप आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप शांत रहिए, शांति से क्लास को सुनिए। मुझे लगता है यानी तो आप टीवी भी देख के करते हैं, आपका अटेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है क्लास में। मैनिपुलेशन का मतलब अभी तुरंत मैं बताई थी कि मैनिपुलेशन का मतलब होता है
कि अगर योगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप माइक ऑफ कीजिए। हेलो, मैनिपुलेशन का मतलब होता है, योगा अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि हम वीकली कितने कितने बार दे रहे हैं, वीक में 3 बार दे रहे हैं, क्लास कितनी बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं। उसका टाइम क्या है, योगा का 45 मिनट का सेशन बनाया है हमने, 1 घंटे का सेशन बनाया है। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि ये एक रिसर्चर के हाथ में होता है ये सारी चीजें, ठीक है, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं कि रिसर्चर अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले प्राणायाम देंगे, पहले, अरे सबका प्रोटोकॉल बना हुआ है ना। इन टाइमिंग की बात मैंने की तो थी वन ऑफ द। अच्छा ठीक है, अभी आप शांति रखिए। आगे सबको ये क्वेश्चन समझ में? जी मैम, मेरे प्रश्न का अर्थ समझ आ गया। ठीक है चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम ये एक्सपेरिमेंटल होगा क्या, क्योंकि सेलेक्ट करना है और फिर रेटर उसमें मैनिपुलेट भी कर सकते, रेटर एंड मैनिपुलेट। इसका रिसर्च डिजाइन में कैसे होगा? रिसर्च डिजाइन इसमें लिखा है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड। क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। मैम फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं? मैम सेलेक्ट भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं। नहीं, हम मैनिपुलेट करते हैं। अभी मैं बताई थी ना कि योगा अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। रिसर्चर मान लीजिए कि जो भी आप एक डिजाइन दे रहे, जो भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, योगा जैसे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम ये मैनिपुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रिसर्च हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट होता है। मैनिपुलेट का मतलब है हम अपने हिसाब से उस वेरिएबल को डिजाइन कर रहे हैं। मैं अगर कोई पायलट स्टडी की हूँ तो मैं अपने हिसाब से बनाई ना कि मेरा जो स्टडी, जो मैं बच्चों को योगा दूंगी वो 45 मिनट्स का दूंगी, वीक में 3 दिन दूंगी, कितने सेशंस का होगा, लंच के बाद देना है, लंच के पहले देना, तो ये सब हम एज ए रिसर्चर मैं डिजाइन की हूँ ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा वेरिएबल मैनिपुलेट होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जी मैम। मैनिपुलेशन का वही मतलब मैं बता रही हूँ ना कि आप जैसे मान लीजिए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल योगा है और आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो सेलेक्टेड नहीं कर रहे हैं आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल योगा है और योगा को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं कि आपको कितने दिन देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ड्यूरेशन क्या हो रहा है उसका, किस पे देना है, लंच के पहले देना है, लंच के बाद, ये सारा डिजाइन आप खुद कर रहे हैं तो ये मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं, उसको चेंजेस आपके हाथ में है ना। सेलेक्टेड का तो मतलब हो गया कि ऑलरेडी सेलेक्टेड, जैसे वार, ठीक है, जैसे मैं आपको एक्स पोस्ट फैक्टो का बताई कि इसमें वार हो चुका है, ठीक है, उसके बाद हम रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड। तो सेलेक्टेड किसमें होगा, सिलेक्शन किसमें करते हैं हम? मैम एक्स पोस्ट फैक्टर में। हाँ, सिलेक्शन होगा तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन यही होगा आपका, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन। इसीलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले मैं आपको बताई कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन ही दिया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेलेक्टेड, ठीक है। अगर लिखा रहता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड तब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता, लेकिन ये सेलेक्टेड लिखा है तो इसीलिए इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन होगा, ठीक है। आया समझ में? किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में हो, किसी को भी? ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसको तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये 23 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। अब देखिए ये वैलिडिटी पे क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताइए मुझे। The question of whether the result of a study can be generalized beyond the specific research context related to, देखिए 23 का क्वेश्चन है, 24 में अभी एक ही एग्जाम हुआ है ना आपका, पहला ही सिर्फ मतलब पहला एग्जाम हुआ, अब तो दिसंबर में होगा। तो ये देखिए, ये आपको बताइए कि इसमें कौन सी वैलिडिटी होगी। इसका मतलब समझ में आया? ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ ए स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड, ऐसा कौन सा वैलिडिटी है जिसमें रिजल्ट ऑफ द स्टडी हम लोग पढ़े थे कि जनरलाइज हो सकता है। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? आप लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में आ गया आप लोग के टेस्ट से।
हमने इंटरनल वैलिडिटी पढ़ा था। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी क्या था, क्या बताई थी इसमें मैं आपको? जो मैं केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैम यहाँ पे बताया था। इन्फ्लुएंस जो हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रभावित करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को। नहीं, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब इन्फ्लुएंस होता मैम है, कोई भी कंपाउंडिंग वेरिएबल नहीं होगा वेरी गुड, इंटरनल। वेरी गुड। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब देखिए, ये 23 में ही आया हुआ है, साल भर पहले का ही क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है फिर से आपका रिपीट हो जाए। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या हो सकता है, इसका नहीं पढ़ाई का कोई इलाज नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि रिसर्च एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, नहीं समझेंगे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। मैम ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी होगा आंसर। वेरी गुड, एक्सटर्नल वैलिडिटी होगा। इंटरनल वैलिडिटी में हमने ये पढ़ाई की थी कि जिसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल जो है लिस्ट हो, नहीं के बराबर हो। ठीक है, कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या था, जिसमें रिसर्चर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो जबरदस्ती हमारे रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, और जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, वो कंपाउंडिंग वेरिएबल था। तो रिसर्च में जितना कम कंपाउंडिंग वेरिएबल रहे, उतनी उसकी एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा होगी। इसमें पूछ रहा है जनरलाइज। जनरलाइज का क्या मतलब होता है? जनरलाइज का मतलब होता है कि जो भी रिसर्च मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हूँ, से स्क्रीन टाइम पे मैं की हूँ, तो आपको अगर मैं अपना जो मैं मॉड्यूल बनाई हूँ इसके ऊपर, तो वो सारा जगह जनरलाइज हो, वो आपके ऊपर भी होना चाहिए, मेरे ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ठीक है, वो प्रोटोकॉल हर जगह वैलिड होना चाहिए। तो जो जनरलाइज का मतलब है कि हर किसी पे जो है, जैसे कि कोविड का वैक्सीन बना, तो वो उसकी उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत ज्यादा होगी। देखिए मतलब समझिए, इंटरनल वैलिडिटी मतलब रिसर्च के अंदर की वैलिडिटी। वो अंदर की वैलिडिटी कैसे होगी? जितना कम कंपाउंडिंग वेरिएबल रहेगा, उतना ज्यादा इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। जनरलाइज, जनरलाइज कैसे करते हैं? जनरलाइज का मतलब हो गया कि जो भी हमने रिसर्च किया है, अगर उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई है, तो इसका कहने का मतलब है कि वो सबके ऊपर, पूरे मास लेवल पे वो जो है वो एप्लीकेबल है। जैसे कोविड का वैक्सीन बना, तो उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई होगा। ठीक है, तो हाई होने का मतलब है कि वो हर किसी पे सूट करेगा। जो रिसर्च, जैसे कि मान लीजिए मैं पायलट स्टडी की, पायलट स्टडी के बाद मेन स्टडी की, तो अगर मेरा 50 सैंपल साइज था और उसका एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 100 लोगों पे, 1000 पे, लाख पे भी अगर वो मॉड्यूल करूंगी, अगर वो मॉड्यूल में दूंगी, तो वो उन पे भी सूट करेगा। ठीक है, तो ये आपसे यही पूछ रहा है कि जनरलाइज का बात किस में किया गया था, और ये टर्म वहां पे दिया भी हुआ है। मैं एक्सटर्नल वैलिडिटी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल वैलिडिटी मैम, और 3rd देखिए, नंबर। इकोलॉजिकल वैलिडिटी कुछ नहीं होता है, ये वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इंटरनल पढ़ा है हमने, एक्सटर्नल पढ़ा है। ये कंफ्यूज, ये जो रिसर्च पढ़ के नहीं आते, जो तुक्का मारते, ये उन लोगों के लिए कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये दो वैलिडिटी है, और देखिए पिछले साल का ही क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, तो पढ़िए, स्लाइड में तो आपको इतने कम लैंग्वेज में दिया हुआ है, बिल्कुल। आप अगर एक बार भी डेली पढ़ लेंगे 15-15 मिनट, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो पढ़ाई में आपको, अपने रिसर्च की पढ़ाई में क्या रखनी होगी? कंसिस्टेंसी। आपको रोज जो है रिसर्च पढ़ना पड़ेगा, 15 मिनट, 20 मिनट में। आपको पहले भी बोली थी कि रिसर्च के लिए हर दिन टाइम निकालिए। आपका जो बोलते हैं ना कि पेपर 1 का लेवल बढ़ जाएगा, सिलेबस चेंज होगा, तो सिलेबस में यही सब चीज हार्ड होगा ना। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आपको रिसर्च ही नहीं आएगा, तो कैसे होगा? तो इसीलिए अब रिसर्च का लेवल बढ़ाते जा रहा है। इसमें आप पहले का क्वेश्चन देखिए और अभी का क्वेश्चन देखिए, फर्क है दोनों के रिसर्च के क्वेश्चन में। ठीक है, आया समझ में? जी मैम, ये तो पढ़ाई, डायरेक्ट क्वेश्चन था मैम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता नहीं होगा कि इंटरनल वैलिडिटी क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे? बताइए। नहीं मैम। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। और अब तो मैथ्स भी आने लगा है, पहले तो मैथ्स आता ही नहीं था। अब तो फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आया है इस बार, इस सेशन में। ठीक है, तो अब मतलब पढ़ा हुआ चीज अगर पढ़ के नहीं चाहिए, मान लीजिए ये आपने 1 घंटा इसको समझने में दिया है, और जब क्वेश्चन आपके पास आया आप कर नहीं पाए, तो फिर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको घुमा के दिया या समझाने के लिए दिया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कि जनरलाइज तभी हो सकता है जब उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी आए हो। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी क्या हुआ? जिसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल लेस हो। हाई इंटरनल वैलिडिटी मतलब उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल ना के बराबर है उसके रिसर्च में। इसको निकालते कैसे, जानते कैसे इसको? किसी भी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी हाई या लो है, ये पता कैसे कैसे चलता है?
मैम ये रिसर्च के माध्यम से मैम देखते हैं। आपने जो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल को बताया था कि जो ये बाहर से इफेक्ट करता है, जैसे हाँ, आपने हाँ। नहीं एग्जांपल दिया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलता है कि इसका इंटरनल वैलिडिटी हाई है या इसका एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है, कैसे पता चलता है? अगर मैं बोलूं मेरे रिसर्च का जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत अच्छा है, बहुत हाई है, तो मुझे कैसे कैसे पता चला ये चीज? मैम तो ये तो मैम आपने इसका भी एक्सटर्नल वैलिडिटी का एग्जांपल दिया था कि आपने कोई रिसर्च दिल्ली में कंडक्ट किया और वही सेम हमने रिसर्च को मैम यदि मुंबई में किया और यदि वैसा ही रिजल्ट आ रहा है तो ये हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी का जो है हाई है। आपने एक्सटर्नल देखिए, वैलिडिटी। हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ आपको। एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, ये आपको स्टैट से पता चल जाता है, ठीक है? स्टैट से पता चलता है, फिर प्रैक्टिकली जब हम वो कोई रिपीट करता है उसको, ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है या इंटरनल वैलिडिटी हाई है, ये आपका स्टडी या रिलायबिलिटी भी आपकी स्टडी का, आपके पेपर में उसका रिलायबिलिटी हाई है या वैलिडिटी, जो भी आपका जो है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है या रिलायबिलिटी है, ये आपको आपके स्टैटिस्टिकल, जब आप इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो आपका निकलता है वो कि हाँ इसका इंटरनल वैलिडिटी हाई है या लो है, क्योंकि वो डेटा के माध्यम है, उससे उससे पता चलता है, जो आपके पास डेटा आता है ना, उससे पता चलता है आपको जो, ठीक है? फिर जब दोबारा हमारा, जैसे मान लीजिए मैं कोई मॉड्यूल डेवलप की हूँ, फिर आप मेरे मॉड्यूल पे जो है काम करते हैं, ठीक है, तो उस पेपर की आप बोलते हैं कि सच में इसका रिलायबिलिटी बहुत हाई है या इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी आपके पेपर का भी निकलता है, तो वो जो है वो एक प्रैक्टिकल तरीका हुआ, लेकिन एक थ्योरेटिकल तरीका किसी रिसर्च का जानने का, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पता चलता है, ठीक है? आया समझ में? और क्वेश्चन करें कि टॉपिक पढ़ाई करें, ये बताइए मुझे। मैम क्वेश्चन कर लीजिए मैम आज। क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं। एक्चुअली मैं इसमें इतना ही बना पाई, चलिए मैं और आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन। स्लाइड विजिबल है सबको? जी मैम। चलिए ये सैम्पलिंग पे क्वेश्चन है आपका। The probability sampling procedure are mostly used in which of the following researches? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन सब में से कौन से, सैम्पलिंग कितने टाइप का था, किस किस टाइप का था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आर देयर, सैम्पलिंग कितने टाइप्स का था? बताइए बताइए, सैम्पलिंग दो का टाइप टाइप्स का क्या था? मेजरली, दो दो टाइप टाइप का, का, वेरी गुड। कौन कौन टाइप था? प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। दो प्रकार का सैंपलिंग आपने बताया था, प्रोबेबिलिटी और सिस्टमैटिक रैंडमाइज सैंपलिंग। दो तरह का और सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग क्या होता है? मेथड, जो प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या था आपका? मैम इस ये चार प्रकार का होता है और इसमें सबको इक्वल चांस मिलता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। बिल्कुल, हमें अपने डेटा के बारे में पूरा नॉलेज होता है, यही था। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जी मैम। सैम्पलिंग का पूछ रहा है, तो इसे पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर आर मोस्टली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस। तो ये इतने सारे रिसर्च दिए हुए, 1 2 3 4 5 रिसर्च दिए हुए हैं। अब आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें सबसे ज्यादा किसमें चांसेस है यूज होने का, ठीक है? तो ये 5 में से आपको कौन सा लगता है कि इसमें तो 100% प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही होता होगा? देखिए, जब भी नेट का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो कभी भी जो है बहुत दिमाग मत लगाइए। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि ये जितने भी ए बी सी डी जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से आप खोजिए कि जिसका चांसेस बहुत ज्यादा है, आपको लगता हो कि इसमें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता ही होगा। ये जितने हैं ना, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, फेनोमेनोलॉजी, एक्शन, कोरिलेशनल, तो इसमें से आपको जिसमें 100% भरोसा है, वो कौन सा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही होती होगी? फोर्थ है मैडम, फोर्थ, सी डी ई। नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे उसका जवाब दीजिए कि 100% किसमें चांसेस लग रहा है कि इसमें होगा ही होगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैम। चलिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा। चलिए, तो जब अब जिसमें जिसमें बी, अब बी किसमें किसमें नहीं है? एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा।
एक मिनट रुक जाइए, एक को बोलने दीजिए। आपने वो माइक ऑफ करके रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, माइक ऑफ कर दिया कीजिए अपना आप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपने बोला, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपका जैसे कि मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ऑप्शन क्या है? 1 2 3 मैम। नहीं, बी है ना? बी, हाँ बी है, लेकिन 1 2 3 में बी दिया हुआ है और फोर्थ तो में बी नहीं दिया हुआ है। फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ नहीं होगा, ये हट गया, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो मेरे पास अब कितना बचा? 1 2 3। अब आपको कौन सा लग रहा है कि इसमें भी होना ही चाहिए? ऐसा इसमें कौन सा रिसर्च लग रहा है कि जिसमें आपको लगे कि इसमें भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होना ही चाहिए? मैम कोरिलेशन होगा क्या? कोरिलेशन डिजाइन वेरी बेस्ड गुड। रिसर्च। कोरिलेशनल डिजाइन में भी आपका होगा ही होगा, ठीक है, जी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा ही होगा। क्यों होगा मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। तो मेरा क्या कौन सा बना? बी और ई। ई अब ये देखिए कि बी और ई किसमें है? फर्स्ट नंबर में है मैम बस। फर्स्ट नंबर में है, और कहीं पे बी और ई है? नहीं नहीं मैम। फोर तो हम पहले ही काट दिए थे, ये 3 ऑप्शन बचा था हमारे पास। तो बी और ई है, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो नंबर 1 होगा, ठीक है, नंबर 1 होगा। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 1 होगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो ये सबके लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जिसपे मुझे 100% भरोसा रहता है तो उसको मैडम हमें तो बताया गया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, ये मुझे बताइए पहले। हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इक्वल चांसेस होते हैं, जिसमें सैंपल में क्या नॉन प्रोबेबिलिटी में अनइक्वल चांसेस। कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना चाहिए या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना चाहिए? ऐसा क्या होगा आपके सैंपलिंग में, सैंपल में, कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपके रिसर्च में कि मेरे सैंपलिंग तो मेथड चार तरह के मेथड बताए ना, उसके नहीं, अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ 4 नहीं तरह पूछ के रही मेथड हूँ। है। एक मिनट, मैं टाइप्स नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि किस रिसर्च में कौन सा सैंपलिंग करना है? कैसे पता करेंगे एज ए रिसर्चर आप? मेरे ख्याल से तो देखिए, पढ़ाई कीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब मैं आपको बताई थी कि आपके डेटा का आपको 100% नॉलेज होता है, तभी आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 100% डिटेल नहीं है तो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना पड़ेगा, बताई थी मैं आपको। तो यहाँ पे कोरिलेशनल डिजाइन में क्या होता है? कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन में बताई हूँ ना, उसमें कैसे करते हैं उसको। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन कैसे करते हैं, क्या होता है इसमें वेरिएबल्स के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट का होता है, या मैनिपुलेट करते हैं इसमें? मैम कॉज एंड इफेक्ट होता है मैम कोरिलेशन कॉज एंड डिजाइन इफेक्ट में। नहीं होता है सौरभ जी, इसमें जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। इसमें हम पॉजिटिव कोरिलेशनल होता है, नेगेटिव कोरिलेशनल होता है, या नो कोरिलेशनल होता है। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाई थी कि जब 2 वेरिएबल एक साथ चलता है, जैसे मैं कोविड का उसमें भी आपको एग्जांपल दी थी कि आज जब कोविड बढ़ रहा है तब तब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ बताई मैम, थी हाँ। मैं आपको। तो ये आपका इसमें जो है कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है, ये वेरिएबल में आपका जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। वेरिएबल में इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं कि 2 वेरिएबल के बीच में उनका एसोसिएशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या है ही नहीं, नो है, ठीक है। ये था आपका कोरिलेशनल डिजाइन। तो जब भी आपको, जैसे कि मैं आपको ये बताई थी इसमें कि कोई मतलब मेरे पास, मुझे ऐसा लगा कि मैडम मैं लंग्स सुन नहीं कैंसर पाया जो है एक्चुअली, जिसका, सॉरी जिसको लंग्स मैं सुन कैंसर, नहीं पाया। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस बताया आपने? मतलब रैंडमली हम सिलेक्ट नहीं कर सकते उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में, ये कह रही है? आप बहुत क्लास डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, और ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आया तो आपकी पिछले, आवाज ही नहीं आ रही मेरे को, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत ऑडियो में आप सेशन से आउट हो जाइए अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो, ठीक है। है। क्या कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ सेशन से आउट हो जाइए अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो, आप क्लास बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
क्या बात कर रही है मैडम? ये सॉल्यूशन है क्या कि आउट हो जाए? ये सॉल्यूशन है कि ऑडियो ठीक करिए? तो आप क्यों, जब मैं क्या आपको बात कर रही है समझा रही मैडम? हूँ, जब मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, मनीषा जी, आप क्या बोल रही हैं? ये मेरे को नहीं समझ आई आपकी ये बात। आपकी आउट हो जाइए। मैं जब आपको समझा रही हूँ तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं बोलती ये कुछ हूँ आप आप। क्या समझती? मैं 5-6 साल का बच्चा हूँ, 10-20-22 साल का बच्चा हूँ। मेरी एज 50 साल है। शांति से क्लास मेरी सुनिए। प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ और आप कह रहे हो आप आउट हो जाइए। मैंने आपको कितनी बार कहा है, जब मैं बोलूँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। यहाँ जितने भी बच्चे नहीं बैठे तो हुए आप सॉल्यूशन देंगे कि आप ये बोलेंगे आप एक आउट हो मिनट शांति जाइए? रखिए, आप 1 मिनट क्लास में शांति रखिए। मैं यहाँ एक जितने सवाल भी कर रहा हूँ बच्चे आपसे हैं, कि आप मेरे को आउट होने के बोलेंगे, आप सॉल्यूशन देंगे? यहाँ मैं जितने सिंपल भी सवाल बच्चे पूछ रहा हूँ, हैं, आपसे बहस नहीं कर रहा। तो अभी आप शांति से क्लास सुनिए। जब मैं आपको समझा रही हूँ बार बार एक चीज को, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? मैं प्रॉब्लम तो बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, तो अभी शांति चलिए रखिए, ठीक है, शांति करके। आप करिए, आप करिए। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? कोरिलेशन डिजाइन बता रही थी। कोरिलेशनल डिजाइन बता रही थी। देखिए, आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं नहीं होगा आपसे। कोरिलेशनल डिजाइन में आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि 3 तरह का होता है आपका, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और नो 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 कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इसमें होता है कि 2 वेरिएबल जब एक साथ बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि लंग्स कैंसर है किसी को, और मुझे लगता है कि जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको लंग्स कैंसर का ज्यादा खतरा होता है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपके पास सारा डेटा आपके पास है, 100% डेटा। अगर आप बोलेंगे जिनको जिनको लंग्स कैंसर है उनका मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, और उसमें जो डिटेल्स लिखा हुआ है उसमें हम देखेंगे ना कि वो स्मोकर थे या नहीं थे, या एक दिन में वो कितना सिगरेट पीते, तो वो सारा का सारा डेटा हॉस्पिटल्स के पास होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो चीज हुआ, मतलब जब हम किसी भी वेरिएबल के बीच में 2 रिलेशन निकालते हैं, चाहे तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, चाहे तो वो नेगेटिव होगा, या नहीं तो नो कोरिलेशनल होगा। ठीक है, तो उस तरह के जो है हम इसमें उस तरह का जो डिजाइन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जो है नो में, मतलब जब हम उसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताते हैं, इसमें काउज एंड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन को हम लोग कोरिलेशनल डिजाइन बोलते हैं। तो इसमें हमें डेटा का पूरा पता होता है। ठीक है ना? तो आपका जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो मैं आपको बताई, कि आपको जो है जो भी आपको 100% जो है जो पता है, जैसे कि मान लीजिए ई होगा ही होगा, तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ई किसमें है। जिसमें ई नहीं है उसको माइनस कीजिए, और जिसमें ई है उसके बाद फिर देखिए कि और फिर जो है कौन सा है जिसमें मेरा 100% भरोसा है कि ये रिसर्च होगा ही होगा। ठीक है, इस तरह से ही आपको चेक करना होगा। तो इसका मैम आंसर क्या ये जो होगा? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, ए बी और ई, हाँ फर्स्ट होगा ये। सर्वे होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, और आपका कोरिलेशनल डिजाइन होगा। ठीक है ना? तो ये जी आपका जो है ये है। आ गया समझ में ये वाला सबको? मैम। आपने हाँ जो है कोरिलेशन में 3 स्टेप्स बताए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। तो हाँ मैम हाँ क्या नो कोरिलेशन को ही जीरो कोरिलेशन बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, नो को ही जीरो 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 बोलते हैं ठीक एक्चुअली। है। पॉजिटिव आपका बहुत डेप्थ में देखिए क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको कोरिलेशनल डिजाइन पूछा जाता है। नहीं तो पॉजिटिव निगेटिव के लिए ना प्रॉपर वैल्यू होता है। ठीक है, प्रॉपर जो वैल्यू होता है उसको जो है हम लोग मतलब लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसमें बार ग्राफ होता है कि ये किस तरफ जा रहा है। दोनों जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मतलब एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन में यानी तो दोनों नीचे नीचे जाएंगे, यानी तो दोनों ऊपर की तरफ तरफ जाएंगे। और निगेटिव में होता है कि एक वेरिएबल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वेरिएबल आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जी मैम। तो एक बार पेपर पढ़िएगा तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा ये सारा डिजाइन आपका। चलिए, और है आपका पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा, ये पायलट स्टडी सबको पता है, जो हम छोटा स्टडी करते हैं, जैसे कि जो मैं की थी पहले मेरा पायलट स्टडी हुआ था। पायलट स्टडी के बाद फिर मैं एक मेन स्टडी की थी। पहले जो मेरा सैंपल साइज था वो 25 बच्चों पे था, फिर बाद में जो सैंपल साइज हुआ वो 100 पे हुआ।
ठीक है। तो जब भी हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो पहली बार जो है हम उसको चेक करते हैं छोटे सैंपल साइज पे कि वो बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं, या कोई किसी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या जो मैं आसना दे दी हूँ वो सबके लिए फिजिबल है या नहीं। मान लीजिए कि मैं सिर्फ आसन दे दी और बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो हम जब भी एक मेन स्टडी के पहले अगर वो स्टडी नया है, ठीक है, तो हम एक पायलट स्टडी करते हैं। तो इसमें लिखा है कि पायलट स्टडी इज कॉल्ड अ, तो क्या पायलट स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, फिजिबिलिटी स्टडी है, कोरिलेशनल स्टडी है, या एक्सप्लेनेटरी स्टडी है? डिस्क्रिप्टिव आप लोग सबको पता है क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होता है? मैम जिसमें डिस्क्राइब करके बताया जाता है कि ऐसे ये जैसे शीर्षासन आपका सर्वे, हाँ, जैसे आपका सर्वे वगैरह आया तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आया, ठीक है। कोरिलेशनल स्टडी क्या होता है? दोनों का कंपैरिजन। मैम कंपैरिजन करना, कोरिलेट करना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ध्यान रखिए कि वर्ड है इसका, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ ठीक है, एसोसिएशन मतलब दो वेरिएबल में पॉजिटिव या निगेटिव रिले, अभी मैं बताई थी ना आपको। तो क्या पायलट स्टडी डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल हो सकता है? मैम नहीं हो सकता मैम। पायलट स्टडी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को चेक करते हैं, चेक करने का मतलब हुआ कि मेन स्टडी के पहले कि मेरे सैंपल को उससे कोई हानि नहीं हो। अगर कोई ऐसा आसन मैंने दे दिया है या कोई ऐसा प्राणायाम दे दिया जो मेरा सैंपल नहीं कर पा रहा है, तो मेन स्टडी से मैं उसको हटा दूंगी, फिर मेन स्टडी में मैं नहीं रखूंगी उसको। जैसे मैं आपको बोली कि मैं सिर्फ आसन दे दी हूँ और सारे बच्चे नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूंगी कि फिर वो उसको जो है मेन स्टडी से उसको हटा दूंगी, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि बच्चे कर पा रहे या नहीं, जो सैंपल है हमारा वो उस चीज को जो भी आपने मेडिसिन पे किया, हम लोग योगा के हैं तो योगा से ही समझिए कि मैंने एक योगा मॉड्यूल बनाई, तो मुझे एक पायलट स्टडी को फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि वो फिजिबल है कि नहीं सबके लिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और 25 बच्चे हैं आप लोग, तो 25 में से जो है मैं ये चेक करूंगी कि आपके लिए फिजिबल है या नहीं, ठीक है, कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, जो भी मैंने आसन दिया हुआ है अपने मॉड्यूल में वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे, जो भी मैंने प्राणायाम दिया है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है। तो ऐसी जो भी स्टडी होगी जिसमें आसन प्राणायाम मतलब आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको फिजिबिलिटी, तो जब हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं तो वो हमेशा पायलट स्टडी में ही होता है। तो इसीलिए पायलट स्टडी को हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? जी मैम। तो पायलट स्टडी को हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका फिजिबिलिटी स्टडी ही होगा। ये भी पिछले बार का मतलब 23 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो 1 साल पुराना आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। क्वेश्चन रिपीट ही होता है अधिकतर, नए क्वेश्चन बहुत कम ही मतलब ये बनते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है सैम्पलिंग पे है, जैसे कि इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हेटेरोजेनस इन नेचर। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कीजिए मैम, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक मिनट मुझे, ये एक्चुअली पीडीएफ है ना, ये किसी को भी नहीं दिख रहा है? नहीं, आप दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना? दिख रहा है, हाँ। अभी ठीक है सौरभ जी आपका? वो अपने स्क्रीन को आप छोटा बड़ा करके देखिए, उससे भी हो जाएगा। एक्चुअली ये पीडीएफ, हाँ, वो पीडीएफ का कटिंग है ना, तो इसलिए यहाँ से 100% ही ले रहा है। इसमें पूछ रहा है सैम्पलिंग में कि इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हेटेरोजेनस इन नेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक विल इंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि इन केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस का क्या मतलब होता है? हेटेरोजेनस का अपोजिट वर्ड होता है होमोजेनस। हेटेरोजेनस का मतलब है कि उसमें मिक्स है। मिक्स कहने का मतलब है कि उसमें जैसे कि आप लोग का जो पॉपुलेशन है वो मिक्स पॉपुलेशन है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस का मतलब कि मेल भी है, फीमेल भी है, 70 साल के लोग भी हैं, 50 साल के लोग भी है, 25 साल के लोग भी है। उसके बाद जो है हो सकता है कोई एमए कर रहा हो सकता है किसी का एमए का एग्जाम हो गया हो सकता है कोई इसमें से पेरेंट्स हो सकता है इसमें से कोई जो है स्टूडेंट ही हो। तो हेटेरोजेनस का मतलब खिचड़ी समझिए आप कि मतलब हर तरह का उसमें वो है।
होमोजीनस का मतलब होता है कि एक तरह का आदमी हो, जैसे कि मान लीजिए कि सबका एज जो है 5 साल के अंदर ही हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ जितने भी लोग हैं सब 25 से 30 साल के ही है, जो भी है आप लोग सब लोग एमए कर रहे हैं, तो जब आप लोग की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है तो उसको होमोजीनस बोलते हैं, और जब कैरेक्टरिस्टिक सैंपल की डिफरेंट डिफरेंट रहती है तो उसको हेट्रोजीनस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हेट्रोजीनस पॉपुलेशन की बात की जा रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल टेक्निक विल इंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल यूनिट, ये भी पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। जब भी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होता है तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई भी ऐसा सैंपलिंग है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो? नहीं मैम, सब तो ये मैम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, चारों की चारों। तो अब इसको होमोजीनस कैसे बनाया जाए, या ऐसा इसमें कौन सा सैंपल टेक्निक होगा जिससे जो है हम जब पॉपुलेशन में जब बहुत सारा जो है मतलब, क्योंकि क्या है कि हम लोग को तो रैंडमाइजेशन करना है, दोनों तरफ जो ग्रुप बना हुआ है उसमें सैंपलिंग में बराबर के लोगों को रखना है, तो हम कैसे इसको जो है इसमें ऐसा कौन सा सैंपल टेक्निक लगाएंगे हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में? आप बताइए मुझे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगा, साइड होगा, कैसा होगा क्लस्टर? फर्स्ट नंबर होगा, क्लस्टर सैंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा। क्लस्टर सैंपलिंग क्यों होगा बताइए? क्लस्टर मतलब ग्रुप वाइज ना, तो क्लस्टर सैंपलिंग तो बहुत लार्ज सैंपल साइज में करते हैं ना, उसका जो कीवर्ड है वो है लार्ज सैंपल साइज। जब सैंपल साइज किसी स्टेट पे कर रहे होते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे होते हैं, जब हमारा सैंपल बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ तो सैंपल बहुत ज्यादा ये नहीं बोल रहा है, यहाँ तो बोल रहा है सैंपल हेट्रोजीनस है ना। यहाँ ये बताया जा रहा है कि सैंपल जो है हेट्रोजीनस है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन ये नहीं कहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा, सिंपल रैंडम फर्स्ट नंबर होगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग कैसे करेंगे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग तो हुआ कि रैंडमली मैं किसी को भी एक को चूज कर ली, तो इसमें जो मैम है आपका रैंडमाइजेशन कैसे होगा? मैम आपने एक वो एग्जांपल दिया था ना कि एक मतलब विलेज है जहाँ पे मतलब 1000 लोग हैं, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे रेंडमाइजेशन के माध्यम से। वहां से, हाँ, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक विलेज है उसमें 1000 लोग हैं, उसमें से हमने जो है 30 लोगों को ले लिया या 100 लोगों को ले लिया, लेकिन यहाँ पे उस विलेज में भी जो हमने 30 लोगों को लिया या 100 लोगों को लिया, वो एक कैरेक्टरिस्टिक पे लिया ना। रैंडमाइजेशन तो वहां पे भी हुआ है कि एक सर्टेन ग्रुप के लोग आने चाहिए, एक सर्टेन एज का आदमी आना चाहिए, इतने मेल होने चाहिए, इतने फीमेल होने चाहिए। तो जब भी हम रैंडमाइजेशन करेंगे तो फिर हमको तो सैंपल मेरा उसमें होमोजीनस होना चाहिए। हम 1,00,000 लोगों में से जो 30 लोगों को सेलेक्ट किए, तो 30 लोगों को सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होगा ना। हमने ऐसे थोड़ी ना उसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लिया। जब हम नहीं मैम, करते हैं तब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग में कि चलो तुम आ जाओ ऐसे करते हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं तो एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पे निकालते हैं ना। अब मान जी लीजिए मैम, कि आप लोग 10 लोग हैं, मैं उसी पे मेरा रिसर्च उसी के ऊपर होगा जो ऑलरेडी एमए कर रहे हैं, जो एमए परसुइंग है। तो जो एमए कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, वो मेरे सैंपल में नहीं है। तो मैं इस तरह का एक अपना क्राइटेरिया बनाऊंगी ना कि मेरा सैंपल कौन कौन हो सकता है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया मैं बताई थी ना सैंपलिंग के पहले। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी नहीं होगा, क्लस्टर भी नहीं होगा। इसमें बताइए। सिस्टमैटिक भी नहीं कर सकते हैं उसमें, फिर आपको जो है एक सिस्टम बनाना होगा। ये हेट्रोजीनस है, देखिए पॉपुलेशन होमोजीनस नहीं है। अगर पॉपुलेशन होमोजीनस होता तो ये सारा एप्लीकेबल होता। इसको आपको हेट्रोजीनस को होमोजीनस बनाना पड़ेगा पहले। तो बनाने के लिए कौन सा सैंपलिंग होगा? मैम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का हाँ, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा। उसमें हम स्ट्राटा बनाएंगे। मैं बोली थी ना कि ग्रुप बनाते जी हैं, मैम, कि जैसे मान स्ट्राटा, लीजिए हाँ कि मैं, हाँ, हाँ, तो स्ट्राटा मतलब जो सब ग्रुप बनाते हैं, तो इसमें हम हेट्रोजीनस को जो है सब ग्रुप बनाएंगे कि जो है 45 से जो है 40 से 45 साल के लोग कितने हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्राटा बनाएंगे कि इसमें पेरेंट्स कौन है, फिर स्ट्राटा बनाएंगे इसमें टीचर कौन है। इस तरह के स्ट्राटा बना करके ही इसको जो है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इसमें देखिए हेट्रोजीनस लिखा है, तो इस वर्ड को पकड़ना है आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा। ये 23 का ही क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
आया समझ में? जी किसी को मैम। डाउट हो इस पे? कोई भी स्टूडेंट जिसको डाउट हो आप पूछिए। ठीक है, जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम उसको होमोजीनस करने के लिए तो बनाते हैं। तो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक तभी कर सकते हैं कि जब हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कि आप एक विलेज भी बना रहे हैं तो आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया लिया होगा ना, फिर उससे आप निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है, तो यहाँ पे आपको सब ग्रुप बनाना होगा। फिर उस सब ग्रुप को बना करके उसके बाद फिर आपको सैम्पलिंग करनी होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो इसमें? कोई भी? मैम आपने बोला कि नॉन प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है, तो मैम हाँ उसमें हाँ, तो ये आपने बताया था कि हमारे डाटा का सही से हमें पता नहीं होता, फिर ये नॉन प्रोबेबिलिटी का कैसे हो जाएगा सैम्पलिंग का? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम जब करते हैं, देखिए इसमें हेट्रोजीनस बोला है, इसमें ये नहीं बोला है अच्छा। कि उसमें मतलब कि आपका क्या, इसमें हेट्रोजीनस वर्ड यूज किया गया है। तो हेट्रोजीनस का मतलब हो गया कि सब लोग मिक्स है। मतलब मिक्स कहने का मतलब है कि उसमें हर एज के लोग हैं, हर क्वालिफिकेशन के लोग हैं। तो आपको सबसे पहले उसको उसको सब डेटा, उसको सब ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर इसमें कोई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड दिया होता तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि हेट्रोजीनस उसमें जो है हमें नहीं पता होता है कि हमारा सैंपल साइज क्या है, हमारा जो है, क्योंकि हमें पूरा डेटा 100% डेटा के बारे में हम जानते नहीं है। समझ रहे हैं सौरभ जी? जी मैम, जी मैम। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग को 100% डेटा के का पता नहीं होता है। ठीक है, चलिए आपका क्लास का टाइम हो गया आज ऑलरेडी। मैम आ गई हैं? जी मैम। हाँ, सॉरी सॉरी मैम, वो थोड़ा मैं नहीं, पढ़ाते। नहीं, चलिए प्लीज। मैं एग्जिट होती हूँ। ठीक है, जी मैम, रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी कर दें। जी मैम, लेफ्ट मत होइएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।